हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल वीडी इंस्टीट्यूट पे। तो मैं रेजोनेंस पर एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया हूं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, जिसका एक लेक्चर मैं ऑलरेडी अपने चैनल वीडी इंस्टीट्यूट पर डाल चुका हूं, दैट इज बेसिक्स ऑफ रेजोनेंस। पहले उसको देख लीजिएगा, फिर इस लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि सभी लेक्चर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर पहले वाला नहीं देखेंगे तो बाद वाला आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। यानी कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। इसी बात को आज हम पता करेंगे इस लेक्चर में। ये लेक्चर दो पार्ट में रहेगा, ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए। तो सबसे पहला जो कंडीशन है, सबसे पहला कंडीशन है, ये कहता क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में अगर रेजोनेंस हो रहा है तो उस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाले सभी एटम्स के पास पाई ऑर्बिटल्स होगा, और वह पाई ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट ओवरलैपिंग करेगा। जब एक पाई बॉन्ड दूसरे पाई बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेट ओवरलैपिंग करेगा, तभी तो पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज होगा। यही रेजोनेंस भी कहता है आपको। ठीक है, तो चलिए पहला केस लेते हैं, केस ऑफ आइसोलेटेड पोलिइन्स, यानी आइसोलेटेड अल्कीन्स का एक केस आपके सामने लेते हैं और उसमें समझाते हैं रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। चलिए मेरे साथ सारे बच्चे कॉपी पे ड्रॉ कीजिए। तो अगर आइसोलेटेड पोलिन्स की बात करें तो स्ट्रक्चर खींचते हैं। आइसोलेटेड पोलिन्स क्या होगा कि जब किसी एल्कीन्स में दो सीसी डबल बॉन्ड दो सीसी सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड हो, तब कहेंगे उसको आइसोलेटेड पोलिन्स। देखिए यहाँ एक सीसी डबल बॉन्ड है, यहाँ सीसी डबल बॉन्ड है, अब बीच में देखिए दो सीसी सिंगल बॉन्ड है, इसी को बोलते हैं आइसोलेटेड पोलिन्स। आई समझ में बात? कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ सीसी डबल बॉन्ड है, यहाँ एक पी ऑर्बिटल्स होगा, यहाँ भी पी ऑर्बिटल्स है, यहाँ कोई भी सीसी डबल बॉन्ड नहीं है, इसीलिए हम पी ऑर्बिटल्स नहीं होगा। आशा करता हूँ ये बात समझ पा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर, तभी फॉलो कर पाइएगा। यहाँ भी पी ऑर्बिटल्स होगा और यहाँ भी पी ऑर्बिटल्स है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये पी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेगा, तभी यहाँ पाई बॉन्ड बना है। ठीक है, समझ में आई बात? उसी प्रकार ये पी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेगा, साइड में ओवरलैप करेगा, तभी यहाँ क्या बना? पाई बॉन्ड बना। लेकिन ये सीसी डबल बॉन्ड और ये सीसी डबल बॉन्ड एक दूसरे से कॉन्जुगेटेड नहीं है, एक दूसरे से आइसोलेटेड है। इसलिए ये पी ऑर्बिटल्स और ये पी ऑर्बिटल्स आपस में कॉन्जुगेट यानी आपस में ओवरलैप नहीं करेगा। इसी कारण से यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। आई समझ में बात? आइसोलेटेड पोलिन्स में रेजोनेंस नहीं होता है, क्योंकि दो टर्मिनल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपस में ओवरलैप नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड आपस में अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण से रेजोनेंस नहीं होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका दूसरा वाला, दैट इज केस ऑफ कॉन्जुगेटेड पोलिन्स। आइए हम लोग कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। चलिए मेरे साथ सभी बच्चे ड्रॉ कीजिए। क्या होगा कॉन्जुगेटेड पोलिन्स? जब दो सीसी सिंगल बॉन्ड, सॉरी दो सीसी डबल बॉन्ड एक दूसरे से सिंगल सीसी सिंगल बॉन्ड से अटैच हो, यानी ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड बीच में क्या है? एक सीसी सिंगल बॉन्ड से
यानी सिंगल बॉन्ड से क्या है, सेपरेटेड है, इसलिए क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड पॉलीन्स हो गया। क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड पॉलीइंस हो गया। सारे बच्चे कॉपी में लिखते जाइए। अब इसमें क्या हुआ, जरा ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। आइए ड्रॉ करते हैं। अब कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। देखिए जरा ध्यान से देखिए, इस कार्बन पे पी ऑर्बिटल्स होगा, यहां भी पी ऑर्बिटल्स है, क्योंकि इसके बीच में क्या है, एक पाई बॉन्ड है। समझ में आ रही है बात, क्लियर है, साथ साथ ड्रॉ करते रहिएगा। यहाँ एक पी ऑर्बिटल्स है, यहां भी पी ऑर्बिटल्स है। अब जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ का पाई बॉन्ड और यहाँ का पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेटेड है। क्यों, क्योंकि ये सीसी सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है। अब क्या होगा, ये पी ऑर्बिटल्स, ये पी ऑर्बिटल्स आपस में कॉन्जुगेट, आपस में ओवरलैप करेगा, तो यहाँ एक पाई बॉन्ड बनेगा। यह भी ओवरलैप किया तो यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब ये पी ऑर्बिटल्स और ये पी ऑर्बिटल्स, यानी ये वाला पी ऑर्बिटल्स, ये पी ऑर्बिटल्स, ये भी आपस में क्या होगा, ओवरलैप करेगा। जब ओवरलैप करेगा तो क्या होगा, यहाँ का पाई बॉन्ड और यहाँ का पाई बॉन्ड अपने पोजीशन को चेंज कर देगा, और चेंज करके क्या करेगा, रेजोनेंस दिखा देगा। ये स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। जब चेंज करेगा आपस में तो क्या होगा, ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यानी रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस अकर्स, रेजोनेंस अकर्स। समझ में आ गया, जहां भी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होगा वहां रेजोनेंस होगा, और पाई बॉन्ड अपने पोजीशन को चेंज करेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो रहा है बात, डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जवाब जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये रहा, उसी कंडीशन 1 की बात कर रहे हैं, कंडीशन 1 की बात कर रहे हैं। अब यहां हम बात करेंगे तीसरा केस, दैट इज क्यूमुलेटेड पॉलीन्स। आइसोलेटेड की बात कर लिया, कॉन्जुगेटेड की बात कर लिया, अब क्यूमुलेटेड पॉलीन्स की बात करेंगे। यानी अब ड्रॉ कीजिए क्यूमुलेटेड पॉलीन्स क्या होता है। ऐसा पॉलीन्स जहां पर बहुत सारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, कंटिन्यूअसली अटैच है। जैसे ये देखिए, ये आपका क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड है, क्यूमुलेटेड पॉलीन्स है, ये देखिए, देख रहे हैं, सीसी डबल बॉन्ड, सीसी डबल बॉन्ड, सीसी डबल बॉन्ड एक दूसरे से कंटिन्यूअसली ज्वाइंटेड है। दूसरा देखिए, दूसरा मैं यहां ड्रॉ करता हूं, दूसरा पॉलीन देखिए क्यूमुलेटेड, CH2 डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C CH2। ठीक है, सही बच्चे ने ड्रॉ कर लिया होगा, आशा करता हूं सही बच्चे ने ड्रॉ कर लिया, आशा करता हूं। इस स्ट्रक्चर का नाम है एलिन्स कहते हैं, इसको इसको एलिन्स कहते हैं। सही बच्चे ड्रॉ कर लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां एक ट्रिक देता हूं। ट्रिक क्या है, देखिए एलिन्स में कितना पाई बॉन्ड है, 1 2 3। एलिन्स में 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड। और 3 क्या होता है, ऑड नंबर है, यानी जब क्यूमुलेटेड पॉलीन्स में ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो, क्या हो, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो, तो क्या होगा, इसमें रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस अकर्स, रेजोनेंस अकर्स। ठीक है, रेजोनेंस होता है। समझ में आ गया, जब रेजोनेंस होगा तो याद रखिए रेजोनेंस क्यों होगा, क्योंकि ये सीसी डबल बॉन्ड, तो ये सीसी डबल बॉन्ड एक दूसरे से आपस में क्या होगा, अपना पोजीशन को चेंज करेगा। इनके पी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, ये दोनों सीसी बॉन्ड, सीसी डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड है अपना पोजीशन को ये चेंज करेंगे। ठीक है, इसलिए ऑड पाई बॉन्ड कंटेन करने वाला क्यूमुलेटेड पॉलीन्स में रेजोनेंस होता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अब देखते हैं
अब इसमें इस पॉलिन्स की बात करते हैं। इसमें बताइए कितना पाई बॉन्ड है? 1 2 3 4, यहां पर 4 पाई बॉन्ड है, 4 पाई बॉन्ड है, यानी इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यहां पर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, इस कारण से यहां पर क्या होगा? नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, क्योंकि यहां पर जितने भी पी ऑर्बिटल्स होंगे ये एक दूसरे से शेयर, तो ये आपस में शेयर तो करेंगे, लेकिन होगा क्या यहां पर? इनका पोजीशन चेंज नहीं होगा, ये बिल्कुल एकदम स्टैटिक रह जाएंगे। इसी कारण से यहां पर रेजोनेंस नहीं होता। ये ट्रिक्स है कि अगर कभी एग्जाम में आ गया, क्यूमुलेंस का आपको स्ट्रक्चर दे दिया, आप सवाल पूछे कि बताइए किस क्यूमुलेंस में आपका रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे पता कर लीजिएगा कि ऑड नंबर पाई बॉन्ड वाला अगर क्यूमुलेंस होगा तो रेजोनेंस होगा, अगर इवन नंबर पाई बॉन्ड का होगा तो रेजोनेंस नहीं होगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े चलिए। तो यहाँ पर कंडीशन 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये है, पाई ऑर्बिटल तो सभी में होगा, कंडीशन 1 कहता है, लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए कहा गया है कि पाई ऑर्बिटल्स एक दूसरे से कोप्लेनार होना चाहिए, तभी वे पाई ऑर्बिटल्स आपस में ऑल्टरनेट शेयरिंग दिखाएंगे, यानी सभी पाई ऑर्बिटल्स एक प्लेन में, एक सीधी प्लेन में होनी चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं, सपोज कीजिए ये एक पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये एक प्लेन में, तो रेजोनेंस होगा, लेकिन ये पाई बॉन्ड इस प्लेन में है और दूसरा आपका ऐसे आ जाए, प्लेन से बाहर चला जाए, तो रेजोनेंस नहीं होगा। यही बात कहना चाह रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जब कोप्लेनर हो तो रेजोनेंस होगा, कोप्लेनर नहीं हो तो रेजोनेंस नहीं होगा। देखिए इस कंडीशन को समझते हैं एक फिनाइल रिंग से। आइए, तो मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, सारे बच्चे में से ड्रॉ कीजिए। नाइट्रोबेंजीन का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, नाइट्रोबेंजीन्स, नाइट्रोबेंजीन्स मैंने ड्रॉ कर दिया, समझ में आ गया? ये नाइट्रोबेंजीन्स है, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। एक दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। दूसरा स्ट्रक्चर ये है, अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। नाइट्रोबेंजीन्स में क्या होगा, इस बेंजीन पर यहां एक पाई ऑर्बिटल्स है, ये भी नाइट्रो में भी एक पाई ऑर्बिटल्स होगा, तो नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो ग्रुप का पाई ऑर्बिटल्स और बेंजीन का कार्बन का इस पाई ऑर्बिटल्स, ये दोनों पाई ऑर्बिटल्स एक प्लेन में है, एक प्लेन में। क्यों प्लेन में है? क्योंकि ये बेंजीन और ये नाइट्रो ग्रुप के बीच में किसी भी प्रकार का टकरार नहीं है, किसी प्रकार का एस्टेरिक रिपल्सन नहीं है, इसलिए एक प्लेन में है। इसी कारण से क्या होगा, यहां पर रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस ऑकर्स। अब जरा इस केस को देखिए, इस केस में मैंने क्या किया कि नाइट्रो ग्रुप के लिए बेंजीन का, तो ये है ऑर्थो ग्रुप, ये है इप्सो ग्रुप, मैंने बेंजीन के दोनों इप्सो ग्रुप पर मिथाइल स्ट्रक्चर जोड़ दिया, मिथाइल स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये मिथाइल और ये नाइट्रो आपस में टकराएंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप और मिथाइल ग्रुप दोनों बड़े बड़े ग्रुप है, जब दो बड़ा ग्रुप आपस में आएगा तो टकराएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहां भी टकराएगा, तो टकराने से क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन हो रहा है, मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो रही है, मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, इस स्टेरिक हिंड्रेंस को
कम करने की कोशिश करेगा। जब कम करेगा हिंड्रेंस को तो क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो कैसे कम करेगा, कम करने के लिए क्या करेगा, ग्रुप को एक दूसरे के रिलेटिव में क्या करेगा, इधर उधर घुमाएगा। तो होता क्या है कि ये कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में यहां पर एक रोटेशन होगा। ये रोटेशन करके मिथाइल और नाइट्रो ग्रुप को एक दूसरे से अलग करेगा। इस चक्कर में ये होता है कि आपका ये होगा कि ये बेंजीन रिंग और ये नाइट्रो रिंग दोनों प्लेन से बाहर हो जाता है। अब जैसी प्लेन से बाहर होगा, इनका पाई ऑर्बिटल्स एक दूसरे से शेयरिंग नहीं करेगा। नतीजा क्या होगा, यहां पर रेजोनेंस नहीं होता है, नो रेजोनेंस। आशा करता हूं यहां तक समझ गए होंगे। फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, जवाब हम जरूर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक दूसरा केस मैंने लिया, बाइफिनाइल रिंग और उसका डेरिवेटिव्स। इस पर क्वेश्चन आता है, कभी आ गया तो दिमाग चकरा जाएगा। ये मैंने एक बाइफिनाइल्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। दो फिनाइल रिंग सीसी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इसी को कहते हैं बाइफिनाइल। अब देखिए क्या होगा, इसमें रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस ऑकर्स। अब देखिए मैं इसी का एक डेरिवेटिव ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक ये बेंजीन रिंग ले लिया, इसको दूसरे बेंजीन रिंग से जोड़ दिया। सारे बच्चे में ऐसा ड्रॉ करते रहिए। अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, ये कार्बन है, इसको C1 कर दीजिए, इसको C2 कर दीजिए, इसको C3 कर दीजिए, इसको C4 कर दीजिएगा। अगर मान लेते हैं इस पर मैं एक आयोडीन ग्रुप लेता हूं, ठीक है, यहां भी आयोडीन लेता हूं, यहां मिथाइल ग्रुप लेता हूं, इस कार्बन पर भी मिथाइल ग्रुप लेता हूं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये आयोडीन, ये मिथाइल, ये आयोडीन, ये मिथाइल, बड़ा बड़ा ग्रुप है। तो क्या होगा, यहां पर स्टेरिक रिपल्सन होगा। आयोडीन और मिथाइल रिंग एक दूसरे को धक्का मारेगा। तो धक्का मारने के केस में क्या होगा, केस में यही होगा, यहां पर एक रोटेशन होगा और ये दोनों और ये रिंग सीसी डबल बॉन्ड के अलोंग रोटेट करेंगे। रोटेट करके कोशिश करेंगे कि आयोडीन और मिथाइल को ऐसे जगह पर रखा जाए कि इनके बीच में रिपल्सन कम हो, ताकि स्टेबिलिटी थोड़ा बढ़ जाए। उससे क्या होगा, यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा, नो रेजोनेंस। अगर यहां रेजोनेंस होना है तो याद रखिएगा, C1, C2, C3 और C4 पर ऐसे ग्रुप को डालना है जो ग्रुप छोटा हो, ताकि उनके बीच में रिपल्सन उतना ज्यादा नहीं हो और रेजोनेंस आराम से हो जाए। ठीक है, वैसे स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होगा, अदरवाइज इन सभी केस में रेजोनेंस नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, जैसे मान लो कि ये फिनाइल रिंग है, दूसरा रिंग मैंने यहां ले लिया, यहां डाल दो फ्लोरीन, यहां का डाल दो फ्लोरीन। फ्लोरीन छोटा ग्रुप होता है, इनके बीच में रिपल्सन नहीं होगा। ठीक है, इस कारण से यहां क्या होगा, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस अकर। क्यों, बिकॉज बिकॉज नो स्टेरिक रिपल्सन इज देयर, नो स्टेरिक रिपल्सन, इसमें किसी प्रकार का रिपल्सन नहीं होगा, क्योंकि फिनाइल ग्रुप, क्योंकि फ्लोरीन ग्रुप जो F से डिनोट किया है वह छोटा ग्रुप होता है। समझ में आ गया है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अभी तक मैंने 2 कंडीशन समझाया है, टोटल 5 कंडीशन है। तो अगले लेक्चर में बाकी का 3, 4 और 5 ये कंडीशन लेकर मैं आऊंगा। तब तक ये लेक्चर यहीं फिनिश होता है। तब तक धन्यवाद मेरे लेक्चर को देखने के लिए, और लेक्चर 1 जरूर देखिएगा, बेसिक्स ऑफ रेजोनेंस में, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, ताकि आपको आगे और भी लेक्चर मिलता रहे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, बाय, टेक केयर।